वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद एमएच। आज के लेक्चर में हम एक्सरे के ऊपर बात करेंगे। ठीक है गाइज, तो एक्सरे को डिटेल से समझेंगे। देखिए गाइज, जिस तरह हम बोहर मॉडल को डिटेल से पढ़ चुके हैं और ये टॉपिक बोहर मॉडल के टॉपिक से बाद में आता है, तो इसका कुछ इसमें लॉजिक है कोई। ठीक है, उस लॉजिक को मद्देनज़र रखते हुए हम एक्सरे की डिफिनीशन को डायरेक्ट नहीं पढ़ते बल्कि एक्सरे के प्रोडक्शन को पढ़ते हैं। आप फिलहाल भूल जाए कि हम एक्सरे को प्रोडक्शन पर, आप सिर्फ इस कन्फिगुरेशन को समझने की कोशिश करें। एक्सरे का नाम मतलब अभी तक आपने सुना ही नहीं है, आप फर्स्ट टाइम ये चीज़ देख रहे हो कि ये एक सिस्टम है हमारे पास। एक्सरे मतलब अभी तक आप जानते ही नहीं है। ठीक है, ये सिस्टम पर समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक फिलामेंट लगा हुआ है हमारे पास, इस फिलामेंट को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अच्छा, ऐसा करने से क्या होगा कि ये फिलामेंट हीट अप होगा। जब फिलामेंट हीट अप होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एक्सेलरेट करने के लिए यहाँ पर एक हम और प्लेट ले लेते हैं और इस प्लेट को हम हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट करते हैं। लेकिन याद रहे कि इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव साइन है, कैथोड। ठीक है, जिसको हम नेगेटिव कहते हैं। और इसी बैटरी का जो दूसरा टर्मिनल है, इसको हमने एक यहाँ पर एक मटेरियल रखा हुआ है और इस मटेरियल के ऊपर यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे हम हिट करना चाहते हैं। ये जो टारगेट मटेरियल है इसको हमने पॉजिटिव चार्ज के साथ कनेक्ट किया हुआ है और ये वेरी हाई वोल्टेज है गाइस। ठीक है, इतना बात याद रखिएगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यहाँ इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो इसको रिपेल करेंगे और यहाँ इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो इसको अट्रैक्ट करेंगे। और क्योंकि ये वेरी हाई वोल्टेज है और आपको पता है गाइस कि जब चार्ज पार्टिकल हो, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस भी हो, तो एक ही काम होना है कि एनर्जी ने उधर आना है। और किसकी एनर्जी होगी? उस चार्ज पार्टिकल की। तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज और यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने प्रोवाइड किया है वो मिलकर इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी दे रही है। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होंगे वेरी हाई स्पीड के साथ। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे और यहाँ पर टारगेट मटेरियल रखा हुआ है, जब इसके ऊपर हिट करेंगे तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है गाइस कि इस तरह काइनेटिक एनर्जी है इसके पास, जो ही वो इसको हिट करेंगे तो इस सिस्टम की एनर्जी को वो क्या कर लेता है, ये जो मटेरियल पड़ा हुआ है इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को वो इंक्रीज करता है, मतलब कुछ हीट अप कर सकता है। लेकिन गाइस यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलती है और वो ये है कि जब इस तरह होता है, इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड के साथ टारगेट मटीरियल पर लगते हैं तो यहाँ से कुछ क्या निकलते हैं गाइस, कुछ रेडिएशंस निकलते हैं गाइस। ठीक है, तो अब इस बात की फिजिक्स हम पढ़ेंगे। ये जो माजरा हमने देखा, ये जो सीन हमने देखा, इसका फिजिक्स पढ़ेंगे और फिजिक्स फिर इस चीज़ को एक्सरे का नाम देगा गाइज। ठीक है, एक बार फिर सुनिएगा। ये हमारे पास एक गिलास ट्यूब है शीशे का। ठीक है, पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक वैक्यूम ट्यूब है। इस वैक्यूम ट्यूब के अंदर हमने फिलामेंट रखा हुआ है, फिलामेंट को हमने बैटरी से कनेक्ट किया है। ऐसा करने से फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। यहाँ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उनका मोशन स्लो होगा कंपेरेटिवली। उनको एक्सेलरेट करने के लिए, मतलब उनका स्पीड बढ़ाने के लिए, यहाँ पर नेगेटिव प्लेट के साथ बैटरी को अटैच करते हैं और इसी बैटरी का दूसरा टर्मिनल यहाँ पर टारगेट मटीरियल, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव। ऐसा करने से यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से नेगेटिव प्लेट की वजह से उसको रिपेल किया जाएगा और यहाँ पर उसको अट्रैक्ट, तो ऐसा करने से इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आएगी और अच्छी खासी एनर्जी आएगी। उस एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन, वो एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन जब यहाँ इस मटेरियल को हिट करेंगे तो यहाँ से कुछ रेडिएशन हमें मिलते हैं और ये मटेरियल क्या हो जाता है, गर्म हो जाते हैं। इस मटेरियल को गर्म ठंडा करने के लिए यहाँ पर एक पाइप लगाया हुआ होता है। इस पाइप में हम पानी को गुजारते हैं तो ये यहाँ पर जो हीट है वो पानी के ज़रिए मुंतकिल हो जाता है और यहाँ से निकल जाता है। तो ये चीज़ हम ज़्यादा गर्म नहीं होने देते, क्योंकि इतने ज़्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन जब इसको हिट करेंगे तो ये लाजमी बात है ये गर्म होगा। ठीक है, और ऐसा ना हो कि ये मेल्ट हो जाए। ऐसा करने के लिए यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस हो गया है उसको यहाँ पर पाइप के ज़रिए हम पानी डालते हैं, ठंडा पानी, और गर्म पानी यहाँ से निकलता है, उसको हम दूसरे मकासद के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब इस चीज़ की फिजिक्स पढ़ेंगे तो हमें एक्सरे का समझ आ जाएगा। ठीक है गाइज, देखिए गाइज, ये हमारे पास ऐसा था कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। ठीक है, वो जो फिलामेंट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन और पोटेंशियल वी की वजह से एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन थे, वो ये है। ठीक है, और ये उस टारगेट मटेरियल का एक एटम कंसीडर करें। ठीक है गाइज, इसको हमने जूम किया हुआ है, माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं। ठीक है, उसको हमने जूम किया हुआ है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे थे तो यहाँ से हमें रेडिएशन क्यों मिल रहे थे गाइज? तो देखें, बोहर की एटॉमिक मॉडल को मद्देनज़र रखकर रेडिएशन तब निकल सकती है जब इलेक्ट्रॉन हाई स्टेट में चला जाए और दोबारा क्या हो जाए। रेडिएशन उस वक्त निकलती है किसी एटम से कि जब हाई एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन जंप करें लोअर एनर्जी स्टेट में। तो लाजमी बात है गाइज, ये इलेक्ट्रॉन, इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है। ठीक है गाइज, ये इस इलेक्ट्रॉन की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये वाला के वाला इलेक्ट्रॉन कंसीडर करें, के शेल वाला इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन को जब ये
रिपल्शन, आपस म्यूचुअली रिपल्शन की वजह से ये आना चाहता है, ये इसको रोकना चाहता है, लेकिन इसके साथ एनर्जी ज़्यादा है, तो ये क्या कर लेगा, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ से स्केप आउट हो जाएगा, यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी गाइस। इस वैकेंसी को फुल करने के लिए या तो एल या तो एम एन और इसी तरह किसी भी शेल से इलेक्ट्रॉन आ सकता है और यहाँ पर इस वैकेंसी को फुल फिल कर सकता है। तो देखिए गाइस, जब किसी हाई एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन जंप कर लेता है तो उसके साथ साथ फॉर एग्जांपल अगर वो यहाँ से यहाँ पर एक वैकेंसी जनरेट हो गई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप करेगा तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, तो बाकी एनर्जी किधर गई गाइस, वो हमें फोटॉन की शक्ल में मिल जाएगी, ठीक है गाइस। लेकिन जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई, इस फोटॉन की, इस रेडिएशन की इन्वेस्टिगेशन की गई, तो ये पता चला कि अभी तक जितने भी नाउन रेडिएशंस है उनमें से तो ये कोई भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसको नाम दिया गया गाइस एक्सरेज। क्या नाम दिया गया गाइस, एक्सरे, यानी कि अननोन रेज, ठीक है गाइस। इसी तरह हो सकता है कि एल से के में इलेक्ट्रॉन आ जाए और एनर्जी को एमिट किया जाए, ठीक है। इसी तरह एम से आ सकता है, एन से आ सकता है और इसी तरह स्पेसिफिकली इसको फिर नाम दिया गया कि जब एल शेल से के शेल में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और जो फोटॉन इमिट होंगे उसको कहेंगे के अल्फ़ा फोटॉन, ठीक है, या इसको कहते हैं के अल्फ़ा सीरीज़, ठीक है गाइज। और इसी तरह एम से जब के में आएंगे तो उसको कहते हैं गाइज के बीटा और सीरीज़, ठीक है गाइज। और इसी तरह एन से तो उसको करस्पॉन्डिंगली के गेमा और इसी तरह। लेकिन यहाँ पर एक बात और गाइज, इस चीज़ को जब डिफरेंट टारगेट मटेरियल के लिए स्टडी किया गया तो डिफरेंट टारगेट मटेरियल के लिए एक्सरे का जो वेवलेंथ था, ठीक है, वो सब के लिए अलग अलग था, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इसलिए इसको कहते हैं कि हर मटेरियल के लिए ये जो एक्सरे था ये किसी न किसी लिहाज से क्या था गाइज, ये चेंज था, ठीक है। आप उसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी देख सकते हैं और आप उसको वेवलेंथ की टर्म में भी देख सकते हैं, एनर्जी की टर्म में भी देख सकते हैं। तो इसलिए इसको कैरेक्टरिस्टिक का नाम दे दिया गया। और इनर स्पेशली इनर शेल ट्रांजिशन, यानी कि इनर शेल में ट्रांजिशन होती है इलेक्ट्रॉन की, कि इनर शेल से अगर इलेक्ट्रॉन चला जाए तो दूसरे शेल से उधर जंप कर लेता है और वैकेंसी को फुलफिल करके एक फोटॉन को एमिट किया जाता है। तो ये चीज़ ये इतना स्मॉलर वेवलेंथ था और इतने हाई एनर्जी के रेडिएशंस थे कि अभी तक साइंटिस्ट इसके बारे में नहीं जान रहे थे। तो जिसने इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया उसने इसको एक्सरे का नाम दे दिया गया कि ये वो रेडिएशन है जिसके बारे में हम नहीं जानते, लिहाजा ये एक्स रेज है, ठीक है गाइज। अच्छा, ये जो सीन हमने देखा था उसमें दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है गाइज कि ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है जिसके साथ बहुत ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है गाइज, जिसके साथ क्या है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, वो इस हैवी टारगेट न्यूक्लियाई से यहाँ से इसके करीब से गुजर रहा है। तो जब ये इसके फील्ड में नहीं आया तो काइनेटिक एनर्जी थी उसके पास, और वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई थी गाइज, वो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वजह से और पोटेंशियल डिफरेंस वी में मोशन करने से उसके पास आई थी गाइज, ठीक है। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन इसके फील्ड में आता है तो यहाँ पर तो बहुत सारे प्रोटॉन पड़े हुए हैं, क्योंकि ये हमने हैवी एटम लिया हुआ है, तो म्यूचुअली अट्रैक्शन की वजह से ये इधर इस तरह आएगा, इसकी तरफ डिफ्लेक्ट होगा, इस तरफ कर्व पाथ में क्या करेगा, कर्व पाथ में मोशन करने पर ये इलेक्ट्रॉन मजबूर हो जाएगा। और आपको पता है गाइज, जब कर्व पाथ में कोई पार्टिकल मूव करता है तो वो एक्सेलरेट होता है गाइज। क्या होता है, एक्सेलरेट। और क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हमें ये सजेस्ट करती है कि कोई पार्टिकल जब एक्सेलरेट हो रहा हो तो वो रेडिएशन को एमिट करेगा। किस चीज़ को एमिट करेगा गाइज, रेडिएशन को एमिट करेगा। तो जब ये पार्टिकल, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन की वजह से कर्व पाथ में मोशन करने पर मजबूर हो जाएगा तो ये एक्सेलरेट होगा, और एक्सेलरेट होने की वजह से ये फोटॉन को एमिट करेगा। लेकिन ये फोटॉन जो है, ये जो रेडिएशन, इसकी भी एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए इसका वेवलेंथ भी बहुत कम था, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा थी, तो ये भी एक्सरे के कैटेगरीज में आ रहा था, लेकिन इसको कॉन्टीन्यूस एक्सरे का नाम दिया गया है, ठीक है गाइज। अब कुछ मैथमेटिकली वर्क हम करना चाहते हैं गाइज, और वो ये कि यहाँ पर इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो है के आई, ठीक है गाइज। और यहाँ पर जो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी वो अब होगी के आई नहीं रही, अब वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो उसको हम के एफ कहेंगे, के ई एफ, ठीक है। अब और ये एनर्जी कहाँ पर गई, यहाँ पर ज़्यादा थी, यहाँ पर कम हो गई, तो एनर्जी कहाँ गई, एनर्जी हमें ये वाली एनर्जी मिल गई, जिसको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक हम इस तरह लिख सकते हैं गाइज, ठीक है। अगर हम एक ऐसा केस कंसीडर करें गाइज जिसमें ये जो इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी उसकी चार्ज की वजह से और पोटेंशियल वी में मोशन करने की वजह से है, वो अगर सारी की सारी लॉस हो जाए और सारी की सारी
एनर्जी जो है वो हमें इस रेडिएशन की फॉर्म में मिल जाए, तब क्या हो सकता है गाइस, अगर ये काइनेटिक एनर्जी सारी की सारी फोटोन में कन्वर्ट हो जाए तो ये फाइनल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा गाइस, जीरो हो जाएगा। क्योंकि हम कह रहे हैं ना कि काइनेटिक एनर्जी सारी की सारी किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाए, फोटोन में कन्वर्ट हो जाए। तो ये इक्वेशन ये कहता है कि काइनेटिक एनर्जी माइनस ये वाली एनर्जी कहाँ पर चली जाएगी, ये तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन सारी की सारी कन्वर्ट हो गई किस चीज़ में गाइज, रेडिएशन में। तो ये इक्वेशन हम फिर इस तरह लिख सकते हैं गाइज। इसमें आप देखें कि ये के आई इलेक्ट्रॉन के पास कहाँ से आई काइनेटिक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वो तो उसकी चार्ज और पोटेंशियल वी में मोशन करने की वजह से आ रही थी। तो काइनेटिक एनर्जी आई की जगह हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं और यहाँ पर आ जाएगा एच एफ। लेकिन गाइज आपको पता है कि एफ जो है वो सी बाई लेमडा होता है। क्या होता है गाइज, सी बाई लेमडा। तो एफ की जगह हम अगर ये वैल्यू पुट करें तो इलेक्ट्रॉन ई वी इज इक्वल टू एच एफ, ये एच सी बाई लेमडा आ जाएगा। ठीक है गाइज, और यहाँ से हम लेमडा की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। लेमडा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा एच सी डिवाइड बाई ई वी। ये एक मैथमेटिकली इक्वेशन है गाइस, ठीक है, जो कि इस लॉजिकली कंसंट्रेशन की वजह से हमारे पास आया, और ये वो इक्वेशन है जो एक्सपेरिमेंटली भी वेरीफाई हो चुका है। ठीक है गाइज, तो ये तो था हमारे पास कंटिन्यूस एक्सरे से कि वेवलेंथ कितना होगा जब इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की सारी एनर्जी रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाए, तो उस रेडिएशन का वेवलेंथ आप मालूम करें। जब मैथमेटिकली इसको मालूम किया गया गाइज, ये चीज़ कांस्टेंट है, ये चीज़ कांस्टेंट है, इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है गाइज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज सिर्फ वी पे डिपेंड कर रहा है गाइज। ठीक है गाइज, वी जितना ज़्यादा होगा, वी जितना ज़्यादा, यहाँ पर मैं लिख लूँ मैथमेटिकली ज़बान में ताकि कोई मसला ना हो, मैं इस तरह लिख सकता हूँ गाइज, लेमडा इज इक्वल टू एच कांस्टेंट है, प्लॉन्क्स सी भी कांस्टेंट है। ठीक है, और ई को भी हम अगर कांस्टेंट माने तो आपको मिल रहा है कांस्टेंट डिवाइड बाई वी, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं गाइज, लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है गाइज, जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ही हमें मिलने वाले रेडिएशन का वेवलेंथ कम होगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि एक ऐसा केस जिसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन सारी की सारी रेडिएशन में कन्वर्ट हो गई, तो इस रेडिएशन की एनर्जी ज़्यादा होगी, और जब रेडिएशन की एनर्जी ज़्यादा होती है तो वेवलेंथ कम होता है। तो मिनिमम वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज। जितना ये वोल्टेज ज़्यादा होगा उतना ही हमें मिलने वाले रेडिएशन का वेवलेंथ क्या होगा गाइज, कम होगा। इस बात को आप इस तरह भी देख सकते हैं गाइज। देखें हमारे पास क्या है कि जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी रेडिएशन के साथ, ठीक है गाइज, उतना वेवलेंथ क्या होगा गाइज, कम होगा। इस बात को आप इस इक्वेशन से भी समझ सकते हैं कि E इज इक्वल टू एच एफ होता है गाइज, ठीक है, और E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा होता है। ठीक है गाइज, जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी वो रेडिएशन की, ठीक है, उतना ही क्या होगा, वेवलेंथ कम होगा। ठीक है गाइज, अब देखते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन जो हमें मिल रही है इन चीज़ों से, उनको देखते हैं। थोड़ी सी बात हो जाए गाइज हार्ड एक्सरे और सॉफ्ट एक्सरे। देखिए गाइज, हार्ड एक्सरे वो होता है, यानी कि वो एक्सरे जो हम मेंटेन कर लेते हैं, अटेन कर लेते हैं, किस वजह से, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे तो हमें ज़्यादा एनर्जी वाला फोटोन मिलेगा और इसका पेनिट्रेटिंग पावर क्या होगा गाइज, ज़्यादा होगा। ठीक है, किसी मटेरियल के अंदर ये ज़्यादा पेनिट्रेट कर पाएगा। तो ऐसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर वाले रेडिएशन को या एक्सरेज को अगर हमें इस तरह मिल रहा है तो उसको हम कहते हैं हार्ड एक्सरेज। ठीक है, और करस्पॉन्डिंगली जब वो रेडिएशन, वो रेज हमें मिल जाएं जिनका पेनिट्रेटिंग पावर कंपैरेटिवली कम हो तो उसको हम कहते हैं सॉफ्ट एक्सरेज। ठीक है गाइज, अब देखते हैं कि एक्सरेज का एप्लीकेशन, और ये टॉपिक क्यों इतना, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पर इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है गाइज, देखिए गाइज, एक्सरे के सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो है साइंटिफिक एप्लीकेशन। ठीक है गाइज, देखें हमारे पास जो मैटर होता है वो एटम से क्या होता है गाइज, एटम से बना हुआ होता है, और एटम के फिर टाइप्स है सॉलिड और लिक्विड और गैस। ये जो सॉलिड होता है ना गाइज, इसके दो टाइप्स होते हैं, एक क्रिस्टलाइन और एक एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड वो होता है जिसमें हमारे पास एटम एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज हो गाइज। ठीक है, तो अब देखें एक एटम फॉर एग्जांपल इधर पड़ा हुआ है, एक एटम इधर पड़ा हुआ है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान ये जो स्पेसिंग है, चूंकि एटम बहुत छोटा है स्पेसिंग भी बहुत छोटा होगा, इन दोनों के दरमियान स्पेसिंग को मालूम करना एक्सरे से पॉसिबल होता है गाइस। ठीक है, और इसी तरह
हमारे पास मुख्तलिफ कंपाउंड की स्ट्रक्चर को स्टडी करना, ठीक है। आपको पता है स्ट्रक्चर बहुत सारे हैं, टेट्राहेड्रल है, हेक्सागोनल है फॉर एग्जांपल। ये हमें कैसे पता चलता है? ये एक्सरे की वजह से हमें पता चलता है गाइज, ठीक है। उसको हम डिटेल से किसी और लेक्चर में देखेंगे, लेकिन आपको पता हो कि साइंटिफिक एप्लीकेशन है एक्सरे की। इसी तरह है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन गाइज। इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ये है कि हमारे पास कोई बड़ी मशीनरी है और उसमें कहीं पर फॉल्ट आया हुआ है, ठीक है। मतलब कहीं से बड़ी मशीनरी है लोहे की, ठीक है, और उसके अंदर किसी जगह पर ख़राबी आ गई है, मतलब सुराख हो गया है, तो उसको कैसे मालूम किया जाता है? अगर वो बाहर से नज़र ना आए तो उस पर क्या किया जाता है? एक्सरेस को इंसिडेंट किया जाता है गाइज, और हमें उस फॉल्ट का पता चल जाता है। और तीसरा एप्लीकेशन ये है गाइज कि वो सबसे कॉमन है और आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मेडिकल एप्लीकेशन, ठीक है गाइज। मेडिकल एप्लीकेशन इसके बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरह हमारे पास सिटी स्कैनर है गाइज, और जिस तरह हम नॉर्मली एक्सरे को यूज़ करते हैं कि हड्डी शड्डी टूट जाए उसको देखने के लिए हम एक्सरे का यूज़ करते हैं, ठीक है गाइज। और अब हम क्या करने वाले हैं गाइज, एक क्वेश्चन को, एक न्यूमेरिकल को अटेंड करते हैं जो अभी हमने फार्मूला डिराइव किया है उसके ऊपर, और फिर लेक्चर को ख़त्म करते हैं, ठीक है गाइज। क्वेश्चन आपने रीड किया होगा गाइज, ठीक है। वो हमें सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस का बोल रहा है और हमें मिनिमम वेवलेंथ, या जिसको हम कट ऑफ वेवलेंथ कहते हैं, वो मालूम करने का वो कह रहे हैं गाइज। अभी इसके लिए हमने ये वाला फार्मूला डिराइव किया है कि HC डिवाइड बाई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है गाइज। तो इसमें ये वैल्यूज पुट करते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट की आपको पता है गाइज 6.626 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻34 जूल सेकंड इसकी वैल्यू होती है। और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻8 मीटर पर सेकंड वैल्यू होती है, ठीक है गाइज। ये चीज़ें कांस्टेंट है। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज होता है। और ये चीज़ हमें गिवन है, ये कितना गिवन है गाइज? ये गिवन है 40 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ वोल्ट, ये गिवन है गाइज। बस इसको क्या करना है गाइज, इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लेना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा गाइज, आंसर आ जाएगा। और मैं इसका आंसर डायरेक्ट ले लेता हूँ, आप कैलकुलेट करें, कोई मसला हुआ तो आप कमेंट में बता सकते हैं। 3.11 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11 मीटर, इसका ये आ जाता है गाइज। और इसको अगर हम प्रीफिक्सेस में लिखना चाहें तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 0.0311 और नैनो मीटर, इस तरह हम लिख सकते हैं गाइज, ठीक है। तो ये वो कट ऑफ वेवलेंथ आ गया। अब देखिए गाइज, एक्सरेज वो रेडिएशन होते हैं जो अल्ट्रा वायलेट से एनर्जी में ज़्यादा होते हैं, ठीक है गाइज, और गेमा रेज से एनर्जी में कम होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपने देखा होगा। अब आपसे अगर कोई पूछे कि एक्सरे क्या है तो आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में वो रेडिएशन जिसकी एनर्जी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से ज़्यादा होती है और गेमा रेज रेडिएशन से कम होती है। या इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ आप इस तरह कह सकते हैं जिसका वेवलेंथ अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन से कम होता है, ठीक है गाइज, और गामा रेज से ज़्यादा होता है, ठीक है गाइज। ये ऑर्डर ऑफ ये नैनो यानी कि 10⁻⁻11 से लेकर 10⁻⁻9 की रेंज में अक्कर कर सकता है, ठीक है गाइज। ये वेवलेंथ डिपेंड कर रहा है एनर्जी पर, ठीक है, और एनर्जी डिपेंड कर रहा है कितना पोटेंशियल डिफरेंस हमने प्रोवाइड किया है इसके ऊपर। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।